स्वागत है बच्चों आपका ऑनलाइन क्लासेस में। मैं हूं गुरप्रीत सिंह। हम कक्षा 11 के इतिहास विषय पर चर्चा कर रहे थे। हमारा पहला अध्याय मानव के बारे में। तो हमने जाना कि मानव कैसे आया। मानव की जो प्रारंभिक प्रजातियां थी, जो उसकी स्तनधारी प्रजातियां, उसमें हमने प्राइमेट्स में हमने विभेद किया। उससे होमोनाइड आए, फिर होमोनिड आए। होमोनिड आगे जाकर मुख्यतः दो वर्गों में विभाजित हो गए। एक तो था हमारा होमो ग्रुप। होमो ग्रुप में हमने 3 भाग लिखे। पहला था होमो हैबिलिस। होमो हैबिलिस क्या था? जिसने पहली बार ये सोचा कि मैं किसी न किसी प्रकार के हथियार टूल्स बनाऊं। उसके बाद बच्चों दूसरा कौन था? होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस थोड़ा सा खुरापाती और दिमाग का, वो सीधा खड़ा होकर चलने लग गया था, ठीक है ना। और इसके बाद आए सबसे बुद्धिमान मनुष्य होमो सेपियंस। उसने तो भैया आकर नैया ही पार लगा दी। अब हम जानेंगे कि इनका क्या इतिहास था, इनकी घटनाएं हुई। तो सबसे पहले हम जानते हैं इनकी भोजन व्यवस्था के बारे में। ये खाते पीते क्या थे? तो सबसे पहले आया इनका भोजन। देखिए बच्चों, हालांकि हमें इसके बारे में कुछ पक्के सबूत नहीं मिले हैं, कुछ पक्के साक्ष्य के तौर पर नहीं कह सकते हैं, लेकिन हाँ कुछ जगह पर हमें इनके कुछ लगभग मिलते जुलते स्रोत मिले हैं। तो सबसे पहला जो इनका तरीका था वो था संग्रहण। संग्रहण का तात्पर्य है बच्चों इकट्ठा करना, कुछ भी इकट्ठा करना, कुछ एक साथ रखना। इसमें क्या थे? फल थे, ठीक है। फल के अलावा बीज, कंदमूल, ठीक है ना। इसके अलावा कुछ पत्तियां थी, वो भी खाने वाली थी। इस तरह से बहुत सारी चीजें थी जो उस समय तक वो उपभोग किया करते थे। इसके अलावा संग्रहण करते थे मांस का। देखिए संग्रहण का क्या तात्पर्य है? किसी व्यक्ति ने शिकार किया, एक दिन शिकार किया, तो ऐसा नहीं है कि वो उसी दिन सारा खा लेगा, कुछ अगले भी 2-4 दिन के लिए छोड़ेगा, या फिर वो ऐसी उम्मीद करता है कि मुझे 2-3 दिन तक नया भोजन नहीं मिलेगा तो मुझे थोड़ी बचत करनी है ना, ताकि मेरा काम चल जाए। यानी कि थोड़े से वो बुद्धिमान थे, हम ये बात मानते हैं, लंबी और दूर की सोचते थे। संग्रहण के बाद जो अगला आता है वो आता है शिकार। देखिए बच्चों, हमने एक बात जानी थी कि होमोनिड और होमोनाइड में कुछ अंतर थे। क्या अंतर थे? कि जो पहले की प्रजातियां थी उनके जो दांत थे वो थोड़े बाहर की ओर निकले हुए थे, ठीक है ना। बाहर की ओर निकले होने का मतलब कि वो किसी चीज को, शिकार को सीधे खाते थे, उनके हाथ इतने दक्ष नहीं थे, ठीक है ना। और दूसरी बात ये थी कि उनका जो मुंह था वो थोड़ा आगे की ओर था, जिससे कि उन्हें शिकार को खाने में आसानी रहती थी। लेकिन एक खास बात बच्चों, होमोनिड की। ऐसे हमारे पास प्रमाण है कि होमोनिड सीधे तौर पर शिकार नहीं करते थे। अब बच्चों शिकार नहीं करते तो खाएंगे क्या? पहले तो हो गए वो जंगली कंदमूल, ठीक है, फल सब्जियां तो खैर इतने क्या होगी उस टाइम में। फल थे, कुछ बीज थे, कुछ कंदमूल थे जंगली, है ना। हालांकि ये सभी सिर्फ अंदाजा है, कल्पना है, कोई इसके वैज्ञानिक प्रमाण हमारे पास मौजूद नहीं है, ठीक है ना। शिकार होमोनिड तो करते नहीं, तो करते क्या थे? वो बहुत सी चीजों का सहारा लेते थे, जैसे कि अपमार्जन, ये एक हो गया, ये दूसरा शिकार, और तीसरा था अपमार्जन। अब बच्चों अपमार्जन क्या है? अपमार्जन है दूसरे का बचा खुचा खाना। अब खुद तो शिकार कम करते थे, तो ये करते थे दूसरों ने जो खाना छोड़ दिया। शेर आया, शेर ने शिकार किया, खाना खाया अपना, लेकिन उसके बाद थोड़ा सा मामला बच जाता है। आमतौर पर शेर कभी भी पूरा नहीं खाएगा, तो ये उसको खाएगी। या फिर अगर कुछ बचा खुचा पड़ा है, या कोई जानवर अपना नेचुरली अपने प्राकृतिक रूप से मर गया, उसकी सांसें पूरी हो गई, कहते हैं ना अपने, तो वो जो शिकार, उसको बचा खुचा शिकार, उसको खाना, ये कहता था अपमार्जन, उसको खुर्च खुर्च कर खाना, ठीक है ना बच्चों। इसके बाद हमारे पास जो सबसे तीसरा बड़ा था वो था मछली।
मछलियाँ खाने का तो इंसान शुरू से ही शौकीन रहे हैं, ठीक है ना बच्चों। बहुत जगह इसके अवशेष भी मिले हैं, फ्रांस में मिले हैं, स्पेन में हैं, बहुत सी जगह पर ऐसा हमें पता लगता है कि ये मछलियाँ खाकर अपना जो भरण पोषण करते होंगे, ठीक है ना बच्चों। अब खास बात, इन्होंने औजार बनाने सीख लिए थे। औजार जैसे मुख्यतः पाषाण या पत्थर के औजार। अब बच्चों इससे क्या हुआ कि इन्हें औजार उठाने पड़े तो ये खड़े होकर चलने लगे, क्योंकि इनके दो ही हाथ अब काम आने लग के थे। अब खड़े होकर चलने से कुछ नुकसान हुए, कुछ फायदे हुए, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो देखिए बच्चों, इसको अपने एक बार साफ करते हैं। औजार, आपकी बुक में भी इसका जो चित्र बना हुआ है एक। अब देखिए कुछ चीजें बिल्कुल आप एक दूसरे से संबंधित हैं, जैसे मस्तिष्क का आकार बड़ा होना। देखिए मानव के मस्तिष्क का आकार बड़ा होगा तो उसमें सोचने समझने की क्षमता ज़्यादा विकसित होगी, ठीक है ना बच्चों। अब सोचेंगे समझेंगे ज़्यादा तो हम सोचेंगे कि सीधा शिकार करें, हमारे नाखून भी कम हैं, हमारे दांत भी छोटे हैं, तो अगर हमारे पास कुछ हथियार हो तो हम बेहतर तरीके से शिकार कर सकते हैं। या फिर कुछ इस प्रकार के साधन हो, जैसे कोई पेड़ पर कुछ फल लगा हुआ है उसको उतारना है, तो हथियारों के माध्यम से ही थोड़ा सा सरल हो जाता है ना बच्चों। इसके बाद हम बात करेंगे कि उसकी जो निगरानी रखने की या चलने की क्षमता में प्रभाव। चलने की क्षमता, वह दूर तक देखने की क्षमता। देखिए बच्चों, अपने पहले भी डिस्कस किया था कि जंगली घासें अब बड़ी होने लगी थी तो उनको शिकार को देखने के लिए खड़ा होना पड़ा। खड़े होने के लिए उन्हें दो पैरों पर अपना भार लाना पड़ा, दो पैरों पर वो खड़े हो गए। अब इससे क्या था कि वो दूर तक देख पा रहे थे, दूर तक देख पा रहे थे, तो ऐसा भी माना गया कि इसी के कारण उनके मस्तिष्क का विकास हुआ। अब मस्तिष्क का विकास होगा तो उनके दिमाग में आएगी कि हम जो काम अपने सीधे हाथों से नहीं कर सकते वो हम अब हथियारों के माध्यम से करेंगे। तो इसलिए मस्तिष्क का विकास होने से, उसके आकार बड़े होने से उसका विकास हुआ, चलने की क्षमता बढ़ी, उसको दूर तक उसको देखने की क्षमता बढ़ी, ठीक है ना। अब इसके बाद और क्या हुआ, वो अपने बच्चों को साथ लेकर जाते थे शिकार करने के लिए, सिखाने के लिए, या फिर घूमने फिरने के लिए, पलायन करने के लिए, किसी भी बात के लिए मान लीजिए, ठीक है ना। तो बच्चों को साथ लेकर जाना। अब देखिए बच्चों को साथ लेकर जा रहे हैं, उनके पास कुछ औजार भी हैं, तो उनको पकड़ने के लिए क्या होगा, बच्चों की हाथों की आवश्यकता होगी। तो वो अपने बच्चों को भी उन्होंने पकड़ना है, हथियार भी पकड़ने हैं, तो इसके लिए उन्होंने दो पैरों पर चलना शुरू कर दिया, ठीक है ना बच्चों। इसके कारण उनके जो चलने की क्षमता थी दो पैरों पर वो विकसित होने लगी थी, और इसी के क्या प्रभाव था कि वो दो पैरों पर चलने लगे थे। ठीक है ना बच्चों, और दो पैरों पर चलने लगे तो ये भी फिर औजारों से संबंधित है, यानी कि यहाँ पर लिखी गई हर बात हर दूसरी बात से संबंधित है। और हम एक बात देखेंगे कि इथियोपिया एक पूर्वी अफ्रीकी देश है। यहाँ पर कुछ ऐसे जीवाश्म मिले हैं जिससे इस बात की प्रमाणिकता सिद्ध होती है कि उस समय तक मनुष्य दो पैरों पर चलना सीख चुका था, ठीक है ना बच्चों। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है बच्चों। अब इसके बाद हम बात करेंगे कि जो हमारे जीवाश्म हैं वो कहाँ कहाँ पर मिले हैं, ठीक है ना, इस प्रकार जो चलने के हैं। सबसे पहले तो मिले हैं ये इंग्लैंड में।
बच्चों इंग्लैंड में खुदाई हुई, वहां पर बहुत सारे जीवाश्म मिले और वहां पर दो जगह थी इंग्लैंड में, एक तो बॉक्स ग्रेव। यहां पर कुछ प्रारंभिक हथियार मिले हैं, जैसे प्रारंभिक हथियार हैं जो कि ज़्यादा विकसित नहीं हुए हैं, सीधे से पत्थरों को नुकीला करके उन्हें एक तरफ से घिसाकर जो हथियार बनाए गए थे, जो कि कुछ छोटे मोटे कामों को करने में काम आ रहे थे, उन्हें हम इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। ठीक है ना बच्चों। अब एक बच्चों बात आपको ध्यान रखनी है कि आपकी बुक में एक मैप है अफ्रीका का, यूरोप का भी है, तो आपने उस मैप को अच्छी तरह से याद करना है। अब मैप को याद करने का तरीका क्या होगा, सर कैसे याद करें इसको? तो आप पहले तो जो भरा हुआ मैप है आपकी बुक में उसको अच्छी तरह से पढ़िए, ठीक है। उसको बाद आप कुछ खाली मैप लेके आइए, उनमें वो सभी जगहें इंगित कीजिए, उनको निशान लगाइए, उनका नाम लिखिए जो वहाँ पर बताई गई, इथियोपिया है, चाड है, मिस्र है, जो भी है वहाँ पर आप बार बार लिखने का प्रयास कीजिए। देखिए शायद 5 नंबर का मैप आपके परीक्षा में आएगा, तो आपको आना चाहिए, कोई भी नंबर हमारा कटना नहीं चाहिए, ठीक है ना बच्चों। अब बच्चों इसके बाद जो हमारी बात आती है कि उस समय तक और क्या कुछ हो चुका था, तो बच्चों कुछ प्रमाण मिले हैं जो हमें ये बता रहे हैं कि उस समय तक सुई, छैनी हथौड़ी का विकास हो चुका था उस समय। अब ये विकास क्यों हुआ होगा, देखिए छैनी हथौड़ी का क्या काम था, कुछ पत्थरों को काटना, तो औजारों से अन्य औजार बनाने के लिए छैनी हथौड़ी का इस्तेमाल होता होगा। और सुई, सुई कौन सी, सुई धातु की नहीं, सुई संभवतः किसी लकड़ी से बनी होगी या किसी पत्थरनुमा आकृति से बनी होगी, इस प्रकार के हमें साक्ष्य भी मिले हैं। अब सुइयों का इस्तेमाल क्यों, उस समय तक मनुष्य विशेष प्रकार की खाल या चमड़े से बने वस्त्र पहनने लगा था। वस्त्र क्यों पहनने लगा था, देखिए पहले तो रहता था वो जंगलों में, ठीक है ना, उस हिसाब से उसकी शरीर, उसकी बॉडी स्ट्रक्चर डली हुई थी, लेकिन अब वो आकर रहने लगा था मैदानी भागों में। मैदानी भागों में जंगलों की अपेक्षाकृत उसकी तुलना में ठंड ज़्यादा थी, तो उन्हें अपने शरीर को ठंड से बचाने की आवश्यकता थी। इसके बाद खुले इलाकों में गर्मियों में जो गर्म हवाएं थी, लू भी थी, वो ज़्यादा जलती, तो उसको बचाने के लिए, उससे अपने शरीर को बचाने के लिए भी उनको वस्त्रों की आवश्यकता थी। तो उन्होंने क्या किया, वस्त्रों को सीलना शुरू किया। अब मुख्य काम तो उसका यही होगा कि खाल से सुई के द्वारा उनको एक विशेष तरह के कपड़े नुमा आकृति में ढाल लिया जाए, है ना। तो इस प्रकार से मनुष्य का क्रमबद्ध विकास होता गया। अब देखिए इसके बाद आता है हमारे प्रतिस्थापन सिद्धांत। प्रतिस्थापन सिद्धांत हमारे दो प्रकार के हैं, एक तो है हमारा क्षेत्रीय प्रतिस्थापन सिद्धांत और दूसरा है क्षेत्रीय निरंतरता सिद्धांत। कौन कौन से बच्चों, प्रतिस्थापन सिद्धांत और क्षेत्रीय निरंतरता सिद्धांत। और दूसरा है क्षेत्रीय निरंतरता सिद्धांत। अब देखिए क्या है, ऐसा है कि ऐसा क्या बात है कि विश्व भर के लोग बिल्कुल एक जैसे हैं। एक जैसे होने का अर्थ है कि उनके जो शरीर के अंग है, उनकी शरीर की बनावट है, ये सभी एक जैसी हैं, जो सभी मिलकर एक नई पीढ़ी को बना सकते हैं और उनके द्वारा बनी हुई पीढ़ी भी उन्हीं के द्वारा जैसी होगी। और दूसरी बात, क्या कारण है कि विभिन्न कॉन्टिनेंट, विभिन्न महाद्वीपों के लोग आपस में अलग अलग हैं। तो इसके लिए ये मुख्यतः दो सिद्धांत दिए जाते हैं। सबसे पहला है क्षेत्रीय निरंतरता का सिद्धांत। इसका अर्थ है कि क्षेत्र, एक विशेष क्षेत्र में ही सभी जो प्रजातियां वो रही होगी, उनके संक्रमण के द्वारा आगे से आगे उनके नए नए वंशज आते होंगे। और दूसरा है प्रतिस्थापन की, जो प्रजातियां थी उन्होंने माइग्रेशन किया होगा, वो इधर उधर गए होंगे, ठीक है ना, उसके द्वारा नई नई प्रजातियां बनी होंगी। और उसके द्वारा दो मॉडल भी बनाए जाते हैं। कौन कौन से मॉडल,
प्रतिस्थापन मॉडल और क्षेत्रीय निरंतरता मॉडल। अब प्रतिस्थापन मॉडल कैसे था, जैसे शुरुआत में एक ही थी, चाहे अफ्रीका से मान लीजिए, पूर्वी अफ्रीका से, तो ये आगे कुछ भागों में बंट गई। अब भाग हम स्थान के अनुसार निर्धारित कर सकते हैं और क्षेत्र के, जो हमारे महाद्वीप है वैसे भी। तो मान लीजिए कि ये है अफ्रीका, तो इसमें कुछ प्रजातियां ये भी आगे आगे बंट गई है ना। ये मान लीजिए है एशिया, ये यूरोप, ठीक है ना, इस तरह से ये है प्रतिस्थापन मॉडल। बच्चों इसमें दूसरा है क्षेत्रीय निरंतरता का मॉडल। तो इसमें क्या था अंतर दोनों में, ये देखिए आप, तो इसमें खुद में ही बहुत ज़्यादा इंटरेक्ट करते हैं बंदे। ये है क्षेत्रीय निरंतरता का मॉडल बच्चों, ठीक है ना। ये यूरोप हो गया, एशिया, जिस प्रकार की आप इनको क्षेत्रों में बांटना चाहे आप बांट सकते हैं, ठीक है ना बच्चों। अब बच्चों इसके बाद आता है कि जो हमारे आदि मानव थे या जो हमारे मानव थे, वो प्रारंभिक मानव थे, वो पहले रहते थे जंगलों में। जंगलों में हुई हिमाच्छादन, बर्फ पड़ी टिका के, उसके बाद वो आगे मैदानों में। वो किस प्रकार से मैदानों में आए होंगे, इसके बारे में हम विवेचना करेंगे। देखिए प्रारंभिक मानव का पेड़ों से गुफाओं की ओर प्रतिस्थापन। मुझे ऐसा तो था नहीं कि यहाँ से सीधा ये गायब हो गए और गुफाओं में एकदम प्रकट हो गए। धीरे धीरे इन्होंने एक सीक्वेंस अपनाया होगा, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो बच्चों कुछ उत्खनन से कुछ जगह पर हमें हथियार मिले हैं। अभी हथियार कैसे आए होंगे, जैसे केन्या का एक किलाम्बो एरिया है, केन्या का किलाम्बो, ये बात है लगभग 50,000 वर्ष पूर्व से 70,000 वर्ष पूर्व, ठीक है। अब कुछ जगहों पर बहुत सारे हथियार मिले, भारी मात्रा में हथियार मिले हैं। जैसे कि कुछ पेड़ हैं, उनके पास ऐसे बहुत सारे हथियार मिले हैं। तो इतने हथियार यहाँ पर कैसे आए होंगे? हो सकता है कि वो चल के जा रहे थे, उनके हथियार गिर गए, या उनमें कुछ लड़ाइयाँ होगी, कोई और आ गया होगा सामने से उनके जैसा, है ना, लड़ाई हो ही जाती है। तो अब क्या कारण होगा? कुछ ना कुछ तो कारण होगा कि इनके हथियार इस तरह से गिर गए। लेकिन इससे हमें पुरातत्ववादियों को बहुत ही ज़्यादा बातें जानने को मिलती हैं। अब यूरोप में लगभग 1,25,000 तक के जो प्रमाण है वो हमें मिले हैं। इसके बाद दक्षिणी फ्रांस के लेजरेट नामक का एक जगह है, दक्षिणी फ्रांस का लेजरेट, यहाँ पर एक कुछ झोंपड़ी नुमा आकृति मिली है। उसको पुरातत्ववादियों ने, कुछ जो हमारे वैज्ञानिक हैं, उन्होंने नई स्वरूप देने की कोशिश की है। तो उसमें क्या देखा गया है कि झोंपड़ी का जो आकार है वो 12 × 4 है।
वहाँ पर कुछ चूल्हे मिले हैं, चूल्हे भोजन पकाने वाले कुछ 2 चूल्हे मिले हैं। इसके अलावा कुछ ऐसी संरचनाएं मिली हैं जिससे हम संबंध कर सकते हैं कि वहाँ पर आदि मानव या हमारा प्रारंभिक मानव रहा होगा। ठीक है ना बच्चों। कुछ वहाँ पर टूल्स मिले हैं, कुछ हथियार मिले हैं जिससे कि हमें उनकी संपन्नता का जो अंदाजा लग जाता था। ठीक है ना बच्चों। अब हथियार निर्माण में ये और भी ज़्यादा जटिल थे। कुछ इसके बाद और तरक्की हुई, तीर कमान वह भाले मिले हैं। अब बच्चों इनसे हम क्या अंदाजा लगा सकते हैं? इनसे ये अंदाजा लगा सकते हैं कि तीर कमान का उपयोग ये लंबी दूरी के शिकार करने के लिए करते होंगे। और मिले हैं इसके अलावा भाले। ठीक है बच्चों। अब भालों का इस्तेमाल कैसे होता होगा? भालों का इस्तेमाल होता होगा दूर के शिकार को पकड़ने के लिए, उसको मारने के लिए। ठीक है ना बच्चों। अब इससे क्या था कि इनकी जो शिकार की एफिशिएंसी थी, शिकार करने की जो योग्यता थी, उसमें बढ़ोतरी हो चुकी थी। ये अब राज करने लगे। इसके बाद क्या, शिकार को करने में जो समय लगता था वो इनका कम हो गया। तो इसके से क्या हुआ कि इनका दिमाग रहने लगा खाली, ये रहने लगे वेले, और वेले दिमाग में 100 बातें आती हैं। तो इससे इनकी बौद्धिक क्षमताओं का विकास होना प्रारंभ हो चुका था। और ये घटना है लगभग 40,000 वर्ष पूर्व से 20,000 वर्ष पूर्व की दक्षिणी फ्रांस के लेड्रेड इलाके की घटना है। इसके बाद मानव का क्रमबद्ध विकास होता गया। उसने छैनी, हथौड़ी, भाले, इस तरह की चीज़ें अपनाना शुरू कर दिया था। अब उसके बाद सबसे बड़ी जो बात है वो है भाषा। देखिए, किसी भी सभ्यता या किसी भी कॉलोनी, किसी भी क्षेत्र के विकास के लिए सबसे जरूरी है इंटरेक्ट, आपस में बातचीत करना। ठीक है ना। तो इसके लिए किसी न किसी भाषा की आवश्यकता होगी। देखिए बच्चों, भाषा का गुण संभवतः लगभग हर प्राणी में मौजूद है, लेकिन वो कितनी अधिक सहज तरीके से या कितनी अधिक बातों का संप्रेषण या आदान प्रदान अपने साथी या दूसरे साथी तक कर सकता है। जैसे कि एक चिंपैंजी। बहुत से वैज्ञानिक शोधों के द्वारा ये बात सिद्ध हो चुकी है कि चिंपैंजी भी अपने विचार दूसरे को बता सकते हैं। अब विचार ये नहीं बता सकते कि मेरी पीठ में लगी है और मेरे दर्द हो रहा है, बिल्कुल भी नहीं। जैसे कि एक चिंपैंजी को देखा गया, उसके सामने एक शेर आ गया या एक बाघ आ गया, तो उसने कुछ विशेष प्रकार की आवाज़ लगाई जिससे कि उसके साथी सचेत हो गए कि यहाँ पर एक शेर है। और इसका कुछ दुरुपयोग होते हुए देखा था कि एक बार एक चिंपैंजी ने वैसी बात लगा दी कि शेर है, ताकि वो बचा हुआ खाना खुद अकेला खा सके, और उसके साथी ये आवाज़ सुनकर भाग गए। लेकिन वो इसकी व्याख्या नहीं कर सकता, सिर्फ केवल चुने हुए शब्द ही बोल सकता है। संभवतः ऐसा ही हमारा जो प्रारंभिक मानव है वो रहा होगा। लेकिन इनका धीरे धीरे क्रमबद्ध विकास हुआ और इनकी भाषा और संप्रेषण के बारे में हमें अधिक जानकारी के लिए आगे देखते हैं क्या हुआ था। तो देखिए, हो सकता है कि शुरुआत में इनकी भाषा न हो, लेकिन ये अपने कुछ हाव भाव से भी कुछ बोल सकते हैं। अब जैसे कि इसका अर्थ क्या हुआ कि इधर आओ, इसका मतलब नहीं, इसका मतलब हाँ। यानी कि हमें अपनी भाषा के माध्यम से भी, अपने हरकतों से, अपने शरीर को हिलाने से, हाथ को हिलाने से भी हमें बहुत सी बातों का ज्ञान हो जाता है। ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं कि हाव भाव से सबसे पहला चरण इसका होगा वो होगा हाव भाव या हाथ के इशारे। ठीक है। और इसमें जो दूसरा होगा वो होगा गुनगुनाना। बच्चों, गुनगुनाना क्या मतलब है कि इस प्रकार से कुछ बोलना, ना ही हम बोल पा रहे हैं और ना ही हम चुप हैं, ये है गुनगुनाना, एक बीच की अवस्था। तो उसने शुरू में गुनगुनाने जैसी बात की होगी, और उसमें अंतिम है भाषा का या बोलने का
विकास। देखिए बच्चों, शुरुआत में ऐसा मान सकते हैं कि हमारे जो स्वर तंत्र है वो मौजूद नहीं होंगे, लेकिन जैसे जैसे इसकी आवश्यकता हुई तो हमारे स्वर तंत्रों ने विकास करना प्रारंभ कर दिया। जैसे हम देखते हैं कि शुरुआत में हम 4 पैरों पर चलते थे, लेकिन जब 2 पैरों पर चलने लगे, क्योंकि हमें वैसी आवश्यकता थी, जंगल जो थे, घास के मैदान, घास से ऊंची हो चुकी थी, हमारे पास हथियार थे, उनको लेकर और बच्चों को साथ लेकर 4 पैरों पर चलना संभव नहीं था। तो जिस प्रकार से हमारी जरूरतें थी उस प्रकार से हम लाखों या हजारों वर्षों में ढलते गए। उसी प्रकार से आई भाषा। शुरुआत में हम कुछ भी नहीं बोलते थे या सिर्फ हाव भाव करते थे, तो हमें जो हमारे स्वर ग्रंथि हैं उसकी इतनी आवश्यकता नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे हमने बोलने का प्रयास किया तो संभवतः हमारी स्वर ग्रंथियां भी विकसित होने लग गई थी। ठीक है ना बच्चों। अब इसके बाद एक और बात आती है कि ये जो गुनगुनाने का जो समय है ये कब रहा होगा, तो हम मान सकते हैं कि ये लगभग रहा होगा 20 लाख वर्ष पूर्व। यानी कि हमारे जो बोलने का क्रम है ये लगभग 15 से 18 लाख वर्ष तक कुछ ना कुछ बेहतर अवस्था में आया होगा। अब इसके बाद आती है भैया चित्रकारी। चित्रकारी, आर्ट। कक्षा 7वीं 8वीं में आपने भी बहुत की थी आर्ट, मैंने भी बहुत की थी, शायद कुछ बच्चे अब भी करते हों। बचपन में हर बच्चे का मन होता है कि वो कोई ना कुछ चित्र बनाए, कोई ना कोई आर्ट करे, क्योंकि इससे हमारी क्या ना कल्पनाएं बाहर आती हैं। कुछ ना कुछ हम जो सोचते हैं हमारे दिमाग में सारा दिन चलता रहता है वो हम बाहर निकाल देते हैं ना। कुछ भी हो, चाहे इसको भड़ास निकालना कहे तो कुछ भी कह दो, कि इससे हमें मजा बड़ा आता है। तो कम तो हमारे जो पूर्वज हैं, हमारे जो प्रारंभिक मानव हैं, वो भी नहीं रहे होंगे, उन्होंने भी इतना खाली समय था, इतना बौद्धिक विकास हो चुका है, कहीं ना कहीं तो अपने भड़ास निकालनी है, तो आ गई इसमें गुफाएं। अब हुआ क्या, बात है कुछ 1879 अल्टामीरा स्पेन की। नवंबर 1879 अल्टामीरा, ये है स्पेन में। इस महीने में क्या हुआ था, एक व्यक्ति था जिसका नाम था मेर्सिलिनो। तो इसने क्या किया, ये अपनी बेटी थी हेलेना, उसके साथ पास किसी जंगल में किसी गुफाओं के क्षेत्र में गया, और वो कोई पुरातत्वविद नहीं था किसी सरकारी एजेंसी की ओर से, वो सिर्फ शौकिया रूप से ही एक पुरातत्वविद था। उसे शौक था कि आसपास जाकर किसी न किसी जो झोंपड़ियां हैं या कोई प्राचीन गुफाएं हैं वहां पर खुदाई करें। तो वो अपनी खुदाई का काम कर रहा था, पास में उसकी बेटी थी। तो उसने क्या किया कि उसको साफ करना शुरू कर दिया, कुछ दीवारों को। तो उसने क्या देखा कि वहां पर जबरदस्त एक बैल का चित्र था। तो वो देखकर भुचक्की रह गई और उसने कहा, पापा पापा बैल। तो उसके पिताजी ने तो एक बार कह दिया कि ऐसे कर रही होगी, लेकिन उसने देखा कि ये क्या है, उसको साधारण सी चीज समझा, लेकिन वो साधारण सी चीज नहीं थी, वो बहुत हजारों वर्ष पहले आदि मानव या प्रारंभिक मानव के द्वारा बनाए गए चित्र थे। और वो इसको देखकर हैरान रह गया, और इस चीज का प्रकाशन उसने अपनी एक पुस्तक में, एक अपनी बुकलेट में किया, और दुनिया भर की जो नजर थी, निगाह थी, इस तरफ खींचने का प्रयास किया। लेकिन किसी ने उसकी बात को सीरियस नहीं लिया कि भाई ऐसे कर रहा होगा, इतना पुराना अवशेष थोड़ी होगा, हो सकता है किसी ने अब बना दिया हो 10-12 साल पहले, 5 साल पहले, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। लगभग 2 दशक या 20 वर्ष तक उसकी बात ये दबी रही, इसको किसी ने गौर नहीं किया। लेकिन जब बाद में वैज्ञानिकों ने इस पर शोध किया तो ये बात सच निकली। इतनी महान सभ्यता, इतनी बड़ी उपलब्धि हमारे पास थी, लेकिन किसी ने उसका यकीन ही नहीं किया।
तो उसका अनुसंधान हुआ। अब देखो बच्चों क्या है कि हम जान चुके हैं उस समय की जो भाषा कैसी थी, उस समय का साहित्य था ही उस समय, जो उस समय जो हमारा लिखने का, जो हमारा चित्रकला थी वो किस प्रकार की थी, ठीक है ना। अब इतनी भागदौड़ के बाद इसने अपनी बुकलेट प्रकाशित कराई, उसका कुछ नहीं बना, ठीक है ना, चलो कोई बात नहीं। अब बच्चों क्या है कि इसके बाद हमने कुछ धार्मिक क्षेत्रों में भी तरक्की की, है ना, सब कुछ हुआ। अब बात आती है कि हमें ये लिखने किस प्रकार से हैं। देखिए बच्चों, अगर आपके पास 2 नंबर का प्रश्न आए तो आप सिर्फ हेडिंग लिखेंगे, ठीक है ना, ज़्यादा उसमें डिटेल नहीं लिखेंगे। सबसे खास बात है कि आप सब कुछ इसमें पॉइंट टू पॉइंट लिखेंगे जो भी है, ठीक है ना। ये सभी जो आंकड़े हैं इसकी नोट्स अगर हो सको तो आप खुद बनाए, क्योंकि आपके खुद के बनाए हुए नोट्स आपको ज़्यादा समझ में आएंगे। बुक तो अपने पास है ही, और कोशिश करना है कि सबसे पहले बुक से पढ़ना है, ठीक है ना बच्चों। तो ठीक है बच्चों, आज की ये क्लास यहीं तक थी, और अगर कुछ आपको और समझना हो तो आप हमें बता सकते हैं। धन्यवाद।